बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बेटा हमारा जो केमिस्ट्री का प्री 9 का जो टॉपिक होगा वो है मोल्स और एवोगाड्रो नंबर। मोल्स एंड एवोगाड्रो नंबर। अच्छा, आज के लिए हमारा टॉपिक है वो क्या? मोल्स एंड एवोगाड्रो नंबर। ये क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इसका रिलेशनशिप देखेंगे, इनमें दोनों में क्या ताल्लुक है। और इससे पहले हमें जिन जिन चीज़ों का पता होना चाहिए वो हमें उसके बारे में ज़रूर हम पहले थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं और फार्मूला यूनिट्स क्या होते हैं। लो जी, कल जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? कंपाउंड की दो टाइप्स होती हैं, कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। तो बेटा हमारे पास ना पार्टिकल केमिस्ट्री में जो भी मादा है, जो भी प्योर सब्सटेंस है, वो हमारे पास तीन है। कितने? तीन। नंबर एक एटम, नंबर दो मॉलिक्यूल, जरा ऐसा, और नंबर तीन फार्मूला यूनिट्स। अब देखो बेटा, ये एक इमारत है, मेरी बात सुनिए आपको। अब ये एक इमारत है, ये किससे मिलकर बनी हुई है? ईंटों से। तो इस इमारत का बेसिक यूनिट यानी बुनियादी यूनिट क्या होगा? ईंट। ठीक है, यानी इसका मतलब हर गैर जानदार चीज का बुनियादी यूनिट एटम है। क्या है? एटम है। और जो जानदार चीज है, जिस तरह मैं और आप जानदार चीज है, पौधे जानदार चीज है, इनका जो बुनियादी यूनिट है वो क्या है? सेल। वो क्या है बेटा? सेल है। हर चीज का एक बुनियादी यूनिट है जो उससे मिलकर बनी हुई है। तो जो एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स का बुनियादी यूनिट एटम है। यानी एलिमेंट किससे मिलकर बने हुए हैं? एग्जांपल लेते हैं। ले जी, आपके पास से लोहे का पीस है, टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है, उसके अंदर किसके एटम होंगे? लोहे के। तो इसका मतलब है एलिमेंट्स लोहा है, उसके अंदर जो एटम्स हैं वो लोहे के ही, आयरन के ही एटम पाए जाते हैं। सोना चांदी के तो नहीं ना पाए जाते हैं। इसी तरह से जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, कौन से कंपाउंड? कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड का जो बेसिक यूनिट होगा वो क्या होगा? मॉलिक्यूल, बुनियादी यूनिट। और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड का बुनियादी यूनिट क्या होता है? फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट। अब देखें जरा बेटा, एटम हो, मॉलिक्यूल हो या फार्मूला यूनिट हो, इन तीनों को इकट्ठा एक नाम देते हैं, उसे कहते हैं पार्टिकल। क्या कहते हैं? याद रहेगा। केमिस्ट्री में आज के बाद आपसे कोई पूछे पार्टिकल से क्या मुराद है, आपने जवाब देना है पार्टिकल से मुराद एटम, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट्स होते हैं। अगर वो बात करें एलिमेंट्स की तो आपने किसकी बात करनी है? एटम की। अगर वो बात करें कोवलेंट कंपाउंड की, इट मींस कोवलेंट कंपाउंड का बेसिक यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल, तो आप मॉलिक्यूल। और अगर वो बात करें आयनिक कंपाउंड की, इट मींस आप उसका बुनियादी यूनिट बताएंगे, फार्मूला यूनिट है। क्लियर होगी? और इन तीनों को एटम्स, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट, इनको इकट्ठा क्या नाम देते हैं हम? पार्टिकल कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं जी? पार्टिकल्स कहते हैं। तो ये क्या है? पार्टिकल्स सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है। ठीक हो गया? हमने उन्हें तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया अपनी डिफरेंशिएशन की आसानी के लिए, ताकि हम आगे पढ़ सकें। अब एलिमेंट्स में एटम होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड का बुनियादी यूनिट मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? इस तरफ आए प्लीज। एटम जब मिलते हैं ना, तो कल बात की थी, दो या दो से ज्यादा एटम आपस मिलते हैं, चाहे एक जैसे हो चाहे डिफरेंट हो, तो क्या बनाते हैं? वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है? और अगर मुख्तलिफ आयंस मिलते हैं आपस में, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, कल जिस तरह हमने देखा था लास्ट टाइम, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जब आपस में मिले तो क्या बनता था? फार्मूला यूनिट। तो वो NaCl बना था, वो आयनिक कंपाउंड था, उसका बेसिक यूनिट फार्मूला यूनिट है, जो कि क्या है? NaCl। अब मुझे बताइए, आपके पास जो एक चम्मच नमक की हो, आप क्या समझते हैं? क्या वो नमक का फार्मूला तो NaCl है, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है? क्या उसके अंदर पार्टिकल कितने हैं? एक है। मतलब आपके पास एक दाना है नमक का, हथेली पर एक दाना रखे आज जाके घर में, क्या वो एक फार्मूला यूनिट है? नहीं, वो तो एक जर्रा है। उस जर्रे के अंदर बहुत ज्यादा फार्मूला यूनिट्स हैं। किसके? सोडियम क्लोराइड के। और सोडियम क्लोराइड क्या है? खुद आयनिक कंपाउंड है। मेरी बात समझ आई आपको? शाबाश। इसी तरह से जो चीनी है, चीनी का जो एक दाना है, क्या आप समझते हैं चीनी का फार्मूला क्या होता है? चीनी का रोज का यानी चीनी का लिखना है C12H22O11। अब आप एक हथेली पर अपनी एक चीनी का दाना रखते हैं, आप क्या समझते हैं उसके अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल है? नहीं, उसके अंदर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल है। ठीक है, शुगर के बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल है। वो एक जर्रा जरूर है, लेकिन उसके अंदर मॉलिक्यूल कितने हैं वो हमें नहीं पता, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब ये चीनी का फार्मूला, इसका मतलब ये पूरा फार्मूला क्या हुआ फिर, चीनी का बुनियादी यूनिट क्या हुआ फिर, C12H22O11। तो ये क्या हुआ फिर, मॉलिक्यूल, ये क्या हुआ, मॉलिक्यूल हुआ। तो फिर शुगर क्या हुई, कोवलेंट कंपाउंड है। इसी तरह से मैंने आपको इसका बता दिया, अब समझ आ गई। जहां तक अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि पार्टिकल कितनी तरह के होते हैं, पार्टिकल 3 तरह के होते हैं। पार्टिकल 3 तरह के, एटम, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट। कोई आपसे पूछे एटम किसका बुनियादी यूनिट है, आपने कह रहे एटम। कोई पूछे आपसे मॉलिक्यूल किसका बुनियादी यूनिट है, कोई आपसे पूछे फार्मूला यूनिट किसका बुनियादी यूनिट है। अब अगर अगला क्वेश्चन कि एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, जब एटम आपस में केमिकल रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। और जब मुख्तलिफ तरह के आयन आपस में मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिलते हैं आपस में, फार्मूला यूनिट बनता है। अब जो एलिमेंट्स में क्या पाए जाते हैं, एटम। अब बेटा ये जो पार्टिकल है इनका कोई ना कोई मैस तो होता है, मैस हमने कल पढ़ा था। कोई बताएगा मैस की डेफिनेशन क्या है, एटॉमिक मैस कि किसी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की आराम से बोलें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद के मजमूए को एटॉमिक मैस कहते हैं। देखो आपने याद नहीं किया, मुझे पता चल रहा है, सिर्फ श्योर करना होता है आपको। किसी एटम में, मैंने आपको यहाँ ऐसे करके नहीं बताया था एटम का स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रल होते हैं। तो प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद के मजमूए को क्या कहते हैं, एटॉमिक मैस कहते हैं। इट मींस आप लोग हैं, आपका कोई वजन है या नहीं है, हर चीज का वजन है। इसी तरह से फिर एटम है तो उसका भी कोई ना कोई वजन होगा, मैस होगा। वजन और मैस में फर्क है। वेट एक फोर्स है, वजन एक फोर्स है, जो कि मैस क्या चीज है, मैस क्वांटिटी है, मिकदार को कहते हैं। अब मैं पूछूंगा आपसे, कोई पता नहीं होगा, मैस क्या चीज है, मैस किसी शय की मिकदार को मैस कहते हैं, किसी शय की मिकदार को मैस कहते हैं। तो फिर उस एटम का जो मैस होगा, उस मैस को क्या कहेंगे, एटॉमिक मैस। जो मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल का जो मैस होगा उसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मैस कहेंगे। जो फार्मूला यूनिट होगा, फार्मूला यूनिट का मैस को फार्मूला मैस कहेंगे, फार्मूला मैस कहते हैं। अब समझ आ गई इनकी। अब मैंने आपके सामने ये 3 एग्जांपल ली हैं, हर एक की 2-2 एग्जांपल ली हैं आपके सामने। ये हाइड्रोजन क्या है, एटम। कार्बन क्या है, एटम। तो इनका मैस आपके सामने लिखा है। हाइड्रोजन का मैस 1 AMU होता है। AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मैस यूनिट, एटॉमिक मैस यूनिट। और कार्बन का मैस है 12 AMU, एटॉमिक मैस यूनिट है। बात समझ आ रही है। इसी तरह से ये वाटर है, H2O। पानी क्या चीज है, पानी बेसिकली मॉलिक्यूल है। ये देखिए मैंने तरतीब में लिखी है चीजें। पानी क्या चीज है, मॉलिक्यूल है। तो पानी एक मॉलिक्यूल है, तो पानी मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल किसका बुनियादी यूनिट होता है, कोवलेंट। इसका मतलब है पानी एक कोवलेंट कंपाउंड है, पानी एक कोवलेंट कंपाउंड है। तो हमने एक मॉलिक्यूल, पानी के एक मॉलिक्यूल का अगर कितना वेट होता है, मैस होता है 18 AMU। अगर आपको बता दिया जाए कि एक सेब की कीमत 5 रुपए है और आपसे कहा जाए बताइए 10 सेबों की कीमत कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे, कर नहीं लेंगे, 50 रुपए कीमत होगी। तो हमें एक यूनिट, एक इकाई की कीमत मालूम करनी है। इसी तरह हमने यहाँ पर लिख दिया, ये 18 इसकी है। H2SO4 किंग ऑफ केमिकल है, सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है। इसका मैस कितना है, 98 AMU, 98 AMU। NaCl और CaCO, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे संगमरमर कहते हैं आप, जिसे चूना कहते हैं, ये चूने का फार्मूला है। ये चाक, जो चाक होता है वो उसका ये फार्मूला है, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या हैं, ये फार्मूला यूनिट्स हैं, बुनियादी यूनिट। तो ये दोनों क्या हुए, फिर आयनिक कंपाउंड हुए। इनका जो मैसेज है वो 58.5 AMU है और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का जो है 100 AMU है। अब आपने मुझसे किसी ने सवाल नहीं पूछा, सर आपने तो ये लिख दिया था इसका 18 ग्राम AMU है, H2SO4 का 98 ग्राम 98 AMU है, NaCl सोडियम क्लोराइड का 58.5 AMU और कैल्शियम कार्बोनेट का जो मैस है वो 100। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को क्या कहते हैं, एटॉमिक मैस। तो ये तो है ही एक एटम, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है तो इसका मैस 1। कार्बन का
कार्बन का प्रोटॉन कितनी कार्बन में 12, तो कार्बन का मास कितना हुआ 12 AMU। अब आगे ये तो थे एटम, अब आगे बात पानी मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम है, इधर देखिए मेरी तरफ, दो को हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, एक, कितना होता है, एक, जरूरत दे देनी है, फिर प्लस करना है आपने, समेशन कर देनी है। ऑक्सीजन का कितना मास है, एक ऑक्सीजन के एटम का मास 16 ग्राम होगा, 16 AMU है, कितना है 16 का। ऑक्सीजन के कितने एटम है, एक, इस फार्मूला में ऑक्सीजन के बेटा कितने एटम है, एक, तो ये एक लगा दिया। अब इसको आप कैलकुलेट करते हैं, 2 1 2 प्लस 16 1 16, आंसर क्या आया 18 AMU, 18 AMU इसका आंसर। तो ये 18 ऐसे लिखा मैंने। इसी तरह से H2SO4 का भी 18 ऐसे लिखा है, कैलकुलेट करके लिखा है, जो आप पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा आपने कि ये H2SO4 का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कैसे निकला, ये 98, इसी तरह इनके। अब समझ आ गई है? तो ये इनके क्या है, एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूल के क्या होगा मॉलिक्यूलर मासेस, और फार्मूला मास का क्या होगा, फार्मूला मास होगा, फार्मूला मास होगा। कल हमने निकाला था NaCl का 58.5 AMU जो मास निकाला था, सोडियम का 30, सोडियम का जो मास है वो 23 है, और क्लोरीन का 35.5 है। 23 और 35.5 को जमा करें तो क्या जवाब आता है 58.5 जो आंसर आता है ये। तो इसका मतलब है कि जो पार्टिकल होते हैं उनका कोई ना कोई वजन होता है, कोई ना कोई मास होता है, कोई ना कोई मास होता है। तो जो एटम है उनके मास को एटॉमिक मास, जो मॉलिक्यूल है उनके मास को मॉलिक्यूलर मास, और जो फार्मूला यूनिट है उनके मास को फार्मूला मास कहते हैं। और आगे मैंने आपके सामने उनकी दो एग्जांपल बता दी हैं। ये आपको समझ आ गई है? समझ आ गई है? AMU एटॉमिक मास यूनिट है, एटॉमिक मास ये यूनिट है। जब आप कहीं जाते हैं, बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन किया है, जब आप कहीं जाते हैं कि 2 लीटर मिल्क दे दें, वैसे तो हम गलत इस्तेमाल करते हैं, 2 किलो दूध दे दो, दूध वाले को कहते हैं जाके दुकान पे, तो आप जो लिखते हैं 2 लीटर मिल्क, ये 2 तो समझ आ गई, आगे लीटर के L क्या है, L बेसिकली यूनिट है, जिसको उसने माप कर आपको उसने दूध दे देना इतना। अब समझ आइए? इसी तरह से AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास का ये यूनिट है। मास को देखो, मास मास मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, इन मैसेज को किस में हम मेजर करते हैं, AMU में। तो AMU क्या हुआ, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये किसका एटॉमिक मास यूनिट है, तीनों का, एटॉमिक मास का, मॉलिक्यूलर मास का, फार्मूला मास का। समझ आ गई? ये बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास जिसे हम कहते हैं। चलिए अब आगे चलें। अब ये जो आपके सामने एलिमेंट के मास को एटॉमिक मास, कोवेलेंट कंपाउंड के मास को मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि वो उसका बुनियादी यूनिट मॉलिक्यूल होता है। आयनिक कंपाउंड का बुनियादी यूनिट फार्मूला यूनिट है, तो इसके मास को फार्मूला मास कहते हैं। ये आपके सामने एग्जांपल लिखी है। इनके यूनिट को किस में हमने रिप्रेजेंट किया है, AMU में। किस में किया है, AMU। अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, जो हमारा ये टॉपिक था, तो अब हम स्टार्ट करने लगे उसको। मेहरबानी करें इसलिए तवज्जो से सुने, नहीं समझ आ रही बाहर चले जाएं, नहीं पढ़ना बाहर चले जाएं, लेकिन मेरी बातें सुने आपने। तो अब हमने आगे बढ़ना है। अगर हम इनके एटॉमिक मास यूनिट को, मॉलिक्यूलर मास यूनिट को, मॉलिक्यूलर मास को और फार्मूला मास को AMU की बजाय, AMU की बजाय ग्राम में ज़ाहिर करें, किस में ज़ाहिर करें, ग्राम में। ये देख लें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 ग्राम, यानी सब के साथ मैंने क्या लिख दिया, ग्राम ग्राम ग्राम। जी क्या लिखा है, जी लिखा। AMU की जगह क्या लिख दिया, जी। बाकी तो वही है ना, 1 12 18 98 और 58.5 और 100 वही है ना, जिनके मैसेज तो वही रहेंगे। अगर आप इनके यूनिट को चेंज कर देंगे बेटा, तब्दील कर देंगे, AMU की बजाय किस में लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम में। जब आप ग्राम में किसी यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो फिर एटॉमिक मास नहीं कराएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अगर कोई पूछे आपसे, आप कहेंगे 1 AMU है, और अगर आपसे कोई पूछे हाइड्रोजन का
ग्राम एटॉमिक मास कितना है, फिर आप कहेंगे 1 ग्राम, फिर वहां पर 1 AMU नहीं कहना आपने, वजह क्योंकि आपने एटॉमिक देखे इतना हिस्सा कितना है एटॉमिक मास, ये भी क्या एटॉमिक मास, ये तो फिर कोई बात होगी, लेकिन इस एटॉमिक मास से पहले आपने क्या लिख दिया है ग्राम, तो फिर आप यहाँ पर 1 के साथ क्या लिखेंगे ग्राम लिखेंगे, क्या लिखेंगे ग्राम लिखेंगे, सबके साथ ग्राम लिखेंगे, समझ आ गई। तो एटॉमिक मास को अगर AMU की बजाय ग्राम में ज़ाहिर किया जाए, किसी एटम के एटॉमिक मास को AMU की बजाय ग्राम में ज़ाहिर किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। नंबर 2 तारीफ, अगर किसी मॉलिक्यूल के मास को, फार्मूला मास को जो AMU में ज़ाहिर किया गया है, उसको AMU की बजाय ग्राम में ज़ाहिर किया जाए, उसको कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, इस मॉलिक्यूलर मास से पहले हमने क्या लगा दिया ग्राम, तो ये क्या बन गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और वो फिर क्या लिखेंगे हम AMU की बजाय ग्राम। इसी तरह आगे, और अगर किसी फार्मूला यूनिट्स के मास, जो मास होता है उसका, उसको AMU की बजाय हम ग्राम में ज़ाहिर करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर, इधर भी यही है फार्मूला मास, फार्मूला मास, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास कितना 58.5 AMU, अब AMU की बजाय हम उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो बन जाएगा ग्राम फार्मूला मास। क्लियर की बात है। तो यहाँ तक आपने क्या सीखा अभी तक? आपने ये सीखा कि अगर किसी एटॉमिक मास, फार्मूला में मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को AMU की बजाय ग्राम में ज़ाहिर कर दिया जाए, तो वो फिर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास नहीं कराएगा, वो फिर बिलतरतीब कराएगा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास, देखो, और ग्राम फार्मूला यूनिट, फार्मूला मास कराएंगे। ठीक होगी बात बेटा, जब आप इसको ग्राम में ज़ाहिर करते हैं इनके मैसेज को, इनके वजनों को, तो ये तीनों चीजें ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती है मोल। इसको क्या कहते हैं मोल कहते हैं। अगर आपने ये लिख दिया ग्राम एटॉमिक मास, तो इसका मतलब आप इसको कह रहे हैं कि ये क्या है मोल है, ये क्या है मोल, इसका नाम है मोल। इसका एक सेकंड नेम भी है ग्राम एटम, इसको आप क्या कहेंगे ग्राम एटम्स कहेंगे। इसी तरह इसके 2 नाम हो रहे हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या सिंपली क्या कहेंगे मोल, क्या कहेंगे मोल। और इसका एक और नाम है ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम, यहाँ पर क्या आएगा ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम। देख लो एक चीज के कितने नाम हो गए, 3 अभी मैंने पूछना है आपसे। मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला मास, इसको क्या कहते हैं मोल, और इसका ग्राम फार्मूला, सिर्फ ग्राम फार्मूला। शाबाश, बच्चे ने सही बताया, ग्राम फार्मूला। जी बेटा बताएं आप तक समझ में। इसको भी मोल कहते हैं, इसको भी मोल कहते हैं, इसको भी मोल कहते हैं। क्लियर होगी बात। इट मींस कि किसी, अब मैं कहीं पर नहीं लिखा था, यहाँ पर अपनी तरफ से लिख रहा हूँ 1, ये एक मोल है, एक मोल है। अगर आपसे कोई पूछे हाइड्रोजन एटम का अगर आपके पास 1 ग्राम है, तो उसमें मोल की तादाद कितनी होगी, आप कहेंगे 1 मोल है। अगर कोई आपसे पूछे कार्बन एटम की अगर आपके पास 12 ग्राम है, कितने ग्राम, तो उसमें कितने मोल है, फिर भी कहेंगे 1 मोल है। समझ आ रही। इस तरह से अगर कोई पूछे H2O का जो मैस है जो कि 18 ग्राम है, 18 ग्राम में कितने मोल होते हैं, आप कहना 1 मोल होते हैं, 1 मोल। कितने मोल, 1 मोल। इसी तरह से H2SO, अब कोई बताए 98 ग्राम H2SO4 की अगर आपके पास 98 ग्राम हो, तो वो कितने मोल के बराबर है, 1 मोल के बराबर। 58.5 ग्राम NaCl की हो, तो कितने मोल के बराबर। अभी मैं इस सवाल पूछ रहा हूं, आपने जवाब देना। अब बताइए, अगर मैं मेरे पास कार्बन के 12 ग्राम नहीं है, मेरे पास कार्बन के 24 ग्राम है, तो कौन बच्चा बताएगा उसमें मोल की कितनी होगी, 1 2 है। देखिए बेटा 12 ग्राम 12 ग्राम सुने ना, कार्बन के 12 ग्राम बराबर है 1 मोल के, तो 24 ग्राम किसके बराबर होंगे, 2 मोल के। अब फिर आपको कहते हैं सवाल के जवाब देने आप समझ रहे, लेकिन यहाँ पे आपको समझ ही क्यों नहीं आ रही। 24 आपने डबल ही कर दिया इसको, 2 एटम, अगर कार्बन के 2 एटम होंगे तो उसका मास कितना होगा
24। अगर कार्बन के 3 एटम होंगे तो उसका मास कितना होगा 36। अगर 4 होगा तो कितना होगा। तो क्या आप ये समझते हैं कि कार्बन ये जो मार्कर है इसके अंदर एक एटम, इसके अंदर अगर कार्बन है तो कार्बन का एक एटम है इस मार्कर के अंदर बेशुमार है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में नहीं कहा था कि एटम आपस में केमिकल बॉन्ड बनाकर रहते हैं, जुड़कर रहते हैं, एक फोर्स के जरिए से जुड़े हुए होते हैं और उस फोर्स को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। आपने को नहीं याद की मेरी बातें, लिखी को नहीं, जब लिखी थी तो याद क्या की आपकी अभी भी नहीं लिख रहे आप, कोई भी नहीं लिख रहे। हम लोग वीडियो सब करते हैं क्लोज, फिर हम नई सिरे से बनाते हैं। तो क्या फर्क है? कोई आपसे पूछता है बताइए कार्बन के 12 ग्राम है और ये भी कार्बन के 12 AMU है, ये कार्बन का 12 क्या है और ये कार्बन का 12 ग्राम क्या है? कौन बताएगा मुझे? शाबाश जी बेटा बताएं। शाबाश। ये उसका ग्राम है, ग्राम एटॉमिक मास है। शाबाश। ये क्या है? कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास है। वेरी गुड। और नीचे वाला बेटा एटॉमिक मास यूनिट है। एटॉमिक मास। और ये कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट। जस्ट एटॉमिक मास। वेरी गुड। सिर्फ एटॉमिक मास, इसकी जगह आप ग्राम नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? ग्राम नहीं लगाएंगे, सिर्फ एटॉमिक मास लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास। इसका मतलब शुक्र है कुछ बच्चे जो सीख रहे हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल भी नहीं सीख रहे। वेरी गुड। चलिए अब ये हो गया। इन मैस, ये है स्टैंडर्ड प्रोटॉन की तादाद की वजह से इनके मैसेज को हम क्या कहेंगे? एक मोल। एक मोल कहेंगे। आगे चले। अब आगे मोल के बाद अब क्या हो गया कि हमने आगे चलना है, मोल का ताल्लुक बताना है एवोगाड्रो नंबर के साथ। ये जो इनके मैसेज हैं ग्राम में, इसको भी आपने क्या दिया? ये दोनों, अगर मैं इसको ऐसे दोबारा से तरतीब से लिखूं इन चीज़ों को तो हम ऐसे करके लिखेंगे। ये मिटा देते हैं क्योंकि आपने पढ़ लिया है। अब मैं इनमें से एक एग्जांपल लूँगा बेटा, दो एग्जांपल नहीं लूँगा क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है। चलिए अगर आपके पास हाइड्रोजन की बात करते हैं पहले, ठीक है? हाइड्रोजन का हमने क्या किया? ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 1 ग्राम, ठीक है? और एक मिसाल ले लें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। शाबाश। मॉलिक्यूलर मास वो आपने किसका लिया? इसमें किसकी एग्जांपल लिया आपने? हाइड्रोजन की, ठीक है? यहाँ पर आप ले लें वाटर की एग्जांपल ले लें बेटा। शाबाश। और ये हो गया 1 ग्राम और ये हो गया 18 ग्राम। और तीसरी एग्जांपल ले लें आप ग्राम फार्मूला। शाबाश। फार्मूला मास तो वो कितना, वो किसकी एग्जांपल लेंगे? NaCl की। NaCl का कितना होता है मास? 58.5 ग्राम। शाबाश। अब अगर इनके मैसेज को हम कनेक्ट करें विद मोल तो हमने अभी भी क्या बोला था? 1 ग्राम किसके इक्वल है? 1 मोल के। कितने मोल के? 18 ग्राम किसके इक्वल है? 1 मोल के। वेरी गुड। शाबाश। इसी तरह से 58.5 ग्राम 1 मोल के इक्वल है। अब आपके दिल में ये सवाल नहीं किया बेटा कि सर ये मोल लिख रहे हैं, मोल क्या चीज़ है? मोल भी एक केमिस्ट्री में यूनिट है, सीक्रेट यूनिट। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में कि 7 बेसिक यूनिट हैं। जो शय की मिकदार का बुनियादी यूनिट है वो क्या है? मोल है। वो क्या है? मोल है। फिजिक्स में पहले चैप्टर में आपके पास एक टेबल दिया गया है, उस टेबल में 7 बेसिक यूनिट दिए गए हैं। लेंथ का बेसिक यूनिट क्या है? मीटर है ना? इसी तरह से शय का बेसिक यूनिट क्या है? शय की मिकदार का वो मोल है। तो केमिस्ट्री में मोल एक सीक्रेट यूनिट है। तो एक मोल की ये चीज़ इक्वल है। अब मोल का ताल्लुक करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम है और 1 ग्राम 1 मोल के बराबर है, तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम में कितने पार्टिकल होंगे? कितने पार्टिकल। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? हाइड्रोजन की। और हाइड्रोजन क्या है? एटम है। क्या है? एटम है। इट मींस कि इसके अंदर कितने एटम होंगे? इसके अंदर सवाल आता है ना ज़हन में। इसी तरह से पानी के 18 ग्राम है। पानी आपके पास एक गिलास पानी, उसके अंदर 18 ग्राम पानी ले लिया। उसके अंदर अगर आपसे कोई पूछे एग्जैक्ट बताएं कितने, जी पानी क्या चीज है? मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे? कितने मॉलिक्यूल होंगे? यहाँ पर हमने आंसर देना है अभी। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल होंगे? ये आंसर एक ही है। इसी तरह से अगर कोई पूछे नमक NaCl का आपके पास, आप मैच कर ले, उसका 58.5 ग्राम है।
58.5 ग्राम। और आपसे पूछे इसमें कितने फार्मूला यूनिट है, कितने फार्मूला यूनिट है, तो आपको भाई बताना पड़ेगा कितने फार्मूला यूनिट है, और एग्जैक्ट अपनी तरफ से तुक्का नहीं लगाना, एग्जैक्ट जवाब आना चाहिए। तो बेटा हम पार्टिकल को गिन नहीं सकते, हम इन पार्टिकल को नहीं सकते। तो गिन सके तो मशीन के जरिए से वैसे हम गिन नहीं सकते। देखो जी आपके पास एक जो है ना वो बोरी है चीनी की, और मैं आपसे कह दूं चलो बच्चों सारे बच्चों मिलकर चीनी के पार्टिकल गिनो, दाने गिनो, क्या आप गिन लोगे पूरा दिन लगा कर? नहीं ना गिनोगे, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इनको काउंट करना। तो इसलिए केमिस्ट्री में इनको काउंट करने की जरूरत नहीं होती, इनके मैसेज के लिहाज से हम इनको काउंट कर लेंगे। अगर हमें मैथ्स का पता होगा ना तो हम एक यूनिट का मैथ पता चलाकर बाकी जितने भी किलोग्राम चीनी होगी उसका मैथ हम उसके अंदर जो मॉलिक्यूल हैं या पार्टिकल हैं उनकी तादाद को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो कितनी होती है 6.02 10 पावर 23 एटम्स। देखें ये क्या है, ग्राम एटॉमिक मैस। ग्राम एटॉमिक मैस किसको होता है? एटम का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एटम्स, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? एटम की कर रहे हैं। जब हम बात करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मैस की तो हम यहाँ पर लिखेंगे मॉलिक्यूल। तो अब पानी के एक मॉलिक्यूल में 18 ग्राम होते हैं और 18 ग्राम 1 मोल के इक्वल होता है। तो 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे? इतने ही होंगे, 6.02 10 पावर 23। इसी तरह से 58.5 ग्राम है आपके पास, 58.5 ग्राम है आपके पास NaCl का। तो उसके अंदर उसमें मोल कितनी होगी? 1 मोल। तो उसमें भी कितने पार्टिकल होंगे? 6.02 10 पावर 20। लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल नहीं लिखेंगे, यहाँ पर एटम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला यूनिट लिखेंगे। और इसका मतलब ये हो गया, देख रहे पार्टिकल्स, वही 3 पार्टिकल्स। इधर देखें तो बच्चों करें पार्टिकल्स। मैंने शुरू में क्या बताया था? पार्टिकल कितनी तरह के होते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल या फार्मूला। एटम के बारे में कब बात करेंगे? जब हम बात करें व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स। जब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं फिर हम एटम लिखेंगे। जब हम कोवलेंट कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर हम मॉलिक्यूल लिखेंगे। जब हम आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो हमें पता होगा, अंडरस्टूड सी बात है, हमें पता होगा कि आयनिक कंपाउंड का बुनियादी यूनिट फार्मूला यूनिट है, तो हम फिर यहाँ पर फार्मूला यूनिट लिखेंगे। तो इट मींस यहाँ से कंक्लूजन देखें जरा प्लीज एक मिनट के लिए, कि किसी भी शय में, किसी भी शय का अगर आपके पास 1 मोल है, कितने मोल है? 1 मोल है, तो उसके अंदर एग्जैक्ट 6.02 10 पावर 23 पार्टिकल पाए जाते हैं। इन तीनों का जो समरी निकलती है वो ये निकलती है, किसी भी शय के 1 मोल में जो पार्टिकल की तादाद पाई जाती है वो 6.02 10 पावर 23 पार्टिकल्स। क्या लिखेंगे? पार्टिकल। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा? पार्टिकल। अब हमें नहीं पता पार्टिकल से क्या मुराद है, लेकिन हमें ये पता जरूर है कि पार्टिकल या तो एटम होंगे, मे बी मॉलिक्यूल, या मे बी फार्मूला यूनिट होंगे। लेकिन अब हमें यहाँ पर नहीं पता पार्टिकल्स क्या है, क्योंकि किसकी बात हो रही है? नहीं, किसकी बात हो रही है? ना हमें पता है एलिमेंट की बात हो रही है, ना हमें पता है कोवलेंट कंपाउंड की बात हो रही है, ना हमें पता है आयनिक कंपाउंड की बात, हमें नहीं ना पता, हमें नहीं पता किसकी बात हो रही है। जब हमें पता चल जाए कि हम अगर कह दें, मैं कह दूं कि हाइड्रोजन का अगर मेरे पास 1 मोल है, हाइड्रोजन का 1 मोल है, फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6.02 10 पावर 23 नहीं, एटम। आपकी तो बच्चों है किधर ये बता दो, कहाँ फिर रहे हैं आप? किधर फिर रहे हैं? ग्राउंड में फिर रहे हैं, किधर तवज्जो है? मैं आपसे दोबारा अर्ज ये कर रहा हूं कि जब हम एलिमेंट्स की बात करेंगे तो एलिमेंट्स किससे बने होते हैं? एलिमेंट, एटम। जब हम एटम की बात करेंगे तो एटम तो एलिमेंट होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर एटम लिखेंगे। जब हम कोवलेंट कंपाउंड की बात करेंगे तो फिर हम यहाँ पर मॉलिक्यूल लिखेंगे। जब हम किसी आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे फिर हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। मैंने एक एग्जांपल तो दी है तीनों की, लेकिन आपको नहीं समझ आ रही। मैंने एटम की एग्जांपल हाइड्रोजन दी है, मैंने मॉलिक्यूल की एग्जांपल H2O दी है, हमने एग्जांपल देखी है आयनिक कंपाउंड की और उसका फार्मूला यूनिट देखा वो NaCl है, इसकी एग्जांपल दी है। तो ये क्या है? ये आयन से मिलकर बना है, ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है। तो ये क्या है?
पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं। 118 एलिमेंट होते हैं। तो हाइड्रोजन वहां पर मौजूद है, पहले नंबर पर टॉप पर है, तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। वाटर पानी, पानी मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि पानी में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए कोवेलेंट का बॉन्ड कहलाता है। इसी तरह से NaCl आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड का बुनियादी बेसिक कंपाउंड। तो हम यहाँ पर फार्मूला इन्होंने लिखेंगे दूसरे वे में, दूसरी तरीके से जब हम एटम की बात करेंगे, जब हम एलिमेंट की बात करेंगे, तो हम इस 6.02 10 पावर 23 के बाद यूनिट जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? एटम। जब हम किसी कोवेलेंट कंपाउंड की बात करेंगे तो फिर हम 6.02 10 पावर 23 की जगह यूनिट क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड का बुनियादी बेसिक यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल। आयनिक कंपाउंड का ये यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? NaCl आयनिक कंपाउंड की। तो आयनिक कंपाउंड का बुनियादी यूनिट यहाँ पर क्या लिखेंगे? फार्मूला यूनिट। नहीं समझ आ रही ये बात? अब आगे बात सुने, ये इसका कंक्लूजन हो गया कि किसी भी शय के एक मोल में 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ 6.02 10 पावर 23 पार्टिकल्स एंड पार्टिकल मींस एटम, मॉलिक्यूल और फार्मूला। ये तीनों में से कोई एक हो सकता है, तीनों में से। अब अगर मैं कहूं मेरे पास एलिमेंट है, मेरे पास एलिमेंट है, हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट है, तो एलिमेंट यहाँ पर क्या लिखेंगे? अगर मैं कहता हूँ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो फिर ये यहाँ पर मॉलिक्यूल लिखेंगे। अगर हम कहते हैं फार्मूला यूनिट की बात कर रहे हैं, फार्मूला यूनिट ही लिखेंगे आप, यानी आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। इतनी आसान सी बात आपको समझ आ रही है? चले अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपका छोटा सा टेस्ट लेते हैं जी। किसी भी शय के एक मोल में 6.02 10 पावर 23 पार्टिकल होते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ किसी शय के 2 मोल हैं। कितने मोल हैं? 2 मोल। तो 2 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? 1 से 5 रुपए का, तो 2 से कितने के होंगे? 10। ये यहाँ तो बड़ी जल्दी जवाब दिया है, यहाँ जवाब नहीं दे रहे सारे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 पावर 23 पार्टिकल्स, और इसका आंसर आ जाएगा 12.004 मल्टीप्लाई बाय 23 पार्टिकल्स। 23 पार्टिकल्स। अब अगर मैं आपसे कह दूं 2 मोल की बजाय, तो आपके पास ये फार्मूला आ गया। इस फार्मूले के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई आपसे कहे 3 मोल में कितने पार्टिकल पाए जाते हैं, और यानी सर इसको हम 3 से जरा ना देख लें, फिर आपको जवाब बताते हैं। तो वो आंसर आएगा 18.06 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 पार्टिकल्स। ये आंसर है। ये एक ऐसा नंबर है जिसको कंप्यूटर भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। ये इतना ह्यूज, इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, हम भी इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये बात क्लियर होगी बात? ये बिल्कुल इसी तरह ही है बेटा, प्लीज 1 मोल। और ये जो नंबर है, अब मैं इस नंबर के बारे में आपको बताने लगा हूं। ये जो नंबर है ये इसी तरह ही है जिस तरह के आप जानते हैं। मुझे अरेंज करने दें, ये देखिएगा प्लीज, इधर तवज्जो करें प्लीज, बी अटेंटिव। आपको पता है 1 डजन ऑफ फैक्ट है जी। 1 डजन अगर आपसे कहा जाए अंडे जो हैं, 1 दर्जन अंडे हैं, सब बच्चों को पता है 1 दर्जन अंडे में कितने अंडे होते हैं? यहाँ देखना आपने एग, यहाँ पर हम लिख दें एग, लिख दिए मैंने, लिखे? अब मुझे बताइए, इसका मतलब आपको खुद पता है 1 दर्जन में 12 अंडे होते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछ लूँ अभी भी कि 3 दर्जन में कितने अंडे होंगे, तो कितनी जल्दी जवाब दिया। तो यहाँ पर भी आपने यही असूल अपनाना है कि 1 मोल में 6.02 10 पावर 23 पार्टिकल होते हैं, यानी अंडे होते हैं। तो 2 मोल में कितने होंगे? डबल कर दें, 3 मोल 3 गुना कर दें, जितना भी वो पूछेगा सवाल पेपर वाला, आपने उसका जवाब दे देना है। 1 मोल of any substance is equal to 6.02 10 power 23 particles। चलिए ये जो नंबर है, ये जो इतना बड़ा नंबर है, ये नंबर है क्या है? ये नंबर क्या है? इसी नंबर को तो हम कहते हैं एवो, वो जो ऊपर लिखा है एवो गैड्रोस, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, ये नंबर है जी। ये एवोगाड्रो बेटा एक साइंस था, एवोगाड्रो उसने बताया था ये इतना बड़ा नंबर, उसने ये नंबर हमें ये वैल्यू बताई थी इसकी। तो बात क्लियर होगी?
एवोगाड्रो नंबर। अब बताइए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोल्स एंड एवोगाड्रो नंबर? 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 10^23 पार्टिकल्स। ये इसमें क्या है? रिलेशनशिप है, ताल्लुक है। कोई आपसे पूछे क्लियर होगी बात? ये एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। Na से। मैं इसके लिखने के तरीके बताता हूँ आपको, ये सही तरीका है। ऐसे नहीं लिखना Na, ये गलत है। Na ये भी गलत है। या फिर आप यूं करके लिखें N और ये इसके साथ A लिखेंगे। A भी कैपिटल लिखना है और N भी कैपिटल लिखना है, लेकिन N को आपने N के नीचे आपने A कैपिटल लिखना है। ये सही तरीका है। ये दोनों तरीके क्या हैं? गलत है। ये सोडियम, ये तो बन गया सोडियम की अलामत बन गई। तो एवोगाड्रो नंबर को किससे शो करते हैं? N, कैपिटल Na से। कैपिटल मैं पूछ रहा हूँ एटॉमिक नंबर को किससे शो करते हैं? कल हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर को G से, एटॉमिक नंबर को, और एटॉमिक मास को A से। वेरी गुड। ये बच्चे जो है ना, ये कुछ करने वाले नहीं कर रहे हैं। इधर तो सूर्य बिल्कुल ही खराब, बिल्कुल खराब है। दांत जिसके निकलेंगे वो नहीं पढ़ पाएगा, या दांत निकालो ही कर। क्लियर होगी बात? ये वाली चलो जी। एक मोल में कितने पार्टिकल पाए जाते हैं बताएंगी? किसी शय के एक मोल में कितने पार्टिकल पाए जाते हैं? पार्टिकल पाए जाते हैं। ये बात क्लियर होगी? अब इनके बाद इनका रिलेशनशिप देख लेते हैं। इनके फार्मूलाज हैं कि मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस मीन, शाबाश, कौन बताएगा? सब्सटेंस से क्या मुराद है? मोलर मास। ये इसका फार्मूला है। सब्सटेंस से क्या मुराद है? पार्टिकल्स। और वो कितने? 3 हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल और फार्मूला। सब्सटेंस से मुराद है एलिमेंट्स, कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। इनके बेसिक यूनिट को पार्टिकल कहते हैं। इनके बेसिक यूनिट को पार्टिकल कहते हैं। बात क्लियर होगी? तो ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले की मदद से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं। बस एक न्यूमेरिकल करवाना है, उसके बाद आपका लेक्चर ये क्लोज हो गया। क्लियर होगी बात? ये चलिए आइए चलते हैं। अब इसमें इस फार्मूले में कितनी बेटा चीजें हैं? कितने इसमें फिजिकल क्वांटिटी है? 3 है। एक है नंबर ऑफ मोल्स, एक है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस और एक है मोलर मास। अभी आपके लिए नई बात है। मोलर मास क्या है बेटा? मोलर मास मोल से ज़ाहिर हुआ है। किसी शय के एक मोल का जो मास होगा उसे क्या कहेंगे? मोलर मास। किसी शय के एक मोल का जो मास होता है उस मास को मोलर। अभी आपके सामने हमने लिखा हाइड्रोजन का मोलर मास। अगर आपसे कहा जाए मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो कितना होगा? 1 ग्राम। क्योंकि मोलर मास है तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे? 1 मोल। ये प्लीज देखिए इधर, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है? 1 ग्राम पर मोल। इसको पढ़ते ही हुए 1 ग्राम पर मोल। ये जो बटा पढ़ते हैं ना रियाजी में, बटा तकसीम करते हैं, इसे हम साइंटिफिक वे में क्या कहते हैं? पर मोल। क्लियर होगी? या इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 ग्राम पर मोल -1। इसके ऊपर इसका क्या आ जाएगा? इसकी पावर आ जाएगी -1, क्योंकि पहले पावर थी 1। जब ये आपने बटा उठाया तो पावर क्या बनेगी? -1 बन गई। इसका मतलब कि पर का मतलब क्या होता है? एक। पर का मतलब होता है एक। क्लियर? एक मोल में कितने ग्राम है? 1 ग्राम। तो वो किस क्या हो गया? मोलर मास हाइड्रोजन का। इसी तरह से मोलर मास ऑफ, शाबाश, मोलर मास ऑफ वाटर वो कितना होगा? 18 ग्राम। लिखा था ना अभी? आगे क्या लिख देंगे? पर मोल। अगर आपसे कोई पूछे मोलर मास का यूनिट क्या होगा, आप कहेंगे ग्राम पर मोल। क्या यूनिट है? ग्राम पर मोल। कि पानी के 1 मोल में पानी के कितने ग्राम है? 18 ग्राम है। कितने ग्राम है? 18 ग्राम। मोलर मास ऑफ
NaCl सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम पर मोल। इट मींस इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सोडियम क्लोराइड के 1 मोल में कितने ग्राम है? 58.5 ग्राम है। 58.5 ग्राम है। ये बात क्लियर होगी? अब आगे चलती हैं। ये जो मैंने आपके सामने, अच्छा नहीं बेटा, ये जो मैंने आपके सामने फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले की मदद से हमने देखना ये है कि इसमें 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एक मोल है, एक मैस है, गिवन मैस है, और एक मोलर मैस है। अब मोलर मैस हमें पता चल गया। लेट्स सपोज वाटर की बात कर लेते हैं, ठीक है? मैं कहता हूं आपके पास 3 मोल है। व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 3 ग्राम। ये क्वेश्चन है बेटा। ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है पानी के 3 ग्राम में नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? पानी के 3 ग्राम में नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? तो इसमें कितनी क्वांटिटीज है? 3। एक मोल, ये तो हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले इसका डाटा लिखेंगे। बेटा देखिए प्लीज, डाटा समझें। इसमें क्या चीज, कौन सी वैल्यू दी गई है? 3 ग्राम। तो ये क्या हो गया हमारे पास? गिवन मैस ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3 ग्राम। क्लियर? और हमने फाइंड आउट क्या करना है? मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स विच आर प्रेजेंट इन वाटर, इंटररोगेटिव साइन। तो ये 2 चीजें तो हमें पता चल गई। ये मालूम करना है, ये मालूम है, लेकिन मोलर मैस कितना है ये आप खुद मालूम होना चाहिए। ये आपको खुद मालूम होना चाहिए। और वो कितना है? 18। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोलर मैस ऑफ वाटर। वाटर का मोलर मैस कितना है? 18 ये ज़बानी आपको जिस बच्चे को पता ये ज़बानी याद होगा ना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये न्यूमेरिकल कर लेगा। तो आप इसमें फार्मूला लगाएंगे, वो नंबर आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मैस। क्लियर बेटा? लगाएं, इसमें वैल्यू लगाएं। गिवन मैस की जगह क्या लगाएंगे? 3 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस कितना बेटा? 18 ग्राम पर मोल। ये ग्राम से बेटा कट हो जाएगा। 3 1 3 3 6 आर 18। अब आंसर क्या आ गया? 1.1/6 मोल। 1.6 मोल। और जब आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसको जब आप पॉइंट्स में आंसर आएगा तो क्या आएगा इसका आंसर? यहाँ पर 10 लगेगा, ठीक है, पॉइंट्स के बगैर 0, फिर आ जाएगा 6 1 6, ठीक है? ऐसे करके कर लेना आप। पॉइंट लगाया, 0 6 1 6 4, फिर 0 नीचे 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 आर 36। तो फिर 4 एंड सो ऑन इसी तरह चलता रहेगा। तो हमारा आंसर आ गया ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया कि पानी के अगर 3 ग्राम दिए जाएंगे तो पानी में कितने मोल पाए जाएंगे? 0.16 मोल पाए जाएंगे। और ये देख लें, ग्राम से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया मोल ऊपर जाकर इसका जवाब है। नंबर ऑफ मोल का जो आंसर है वो क्या लिखे? MOL। मोल का यूनिट क्या होता है? MOL। सिर्फ MOL लिखेंगे, ई नहीं आगे लिखेंगे। तो बात क्लियर होगी? तो ये बेटा बात है। सुभान अल्लाह।